नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा वीकेंड स्पेशल शो को लेकर, जिसका नाम है पर्दे के पीछे। और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में कॉरपोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, कौन सा शेयर चढ़ा, कौन सा गिरा और सबसे महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स की इन सब पर क्या है राय, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, जिससे आप अगले हफ्ते निवेश की अपनी रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और शुरुआत इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। सोमवार को सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में से एक इंडसइंड बैंक का शेयर 5% गिरा और इसने अपना 52 वीक का लो छुआ। हालांकि ये केवल ट्रेलर था, क्योंकि असली फिल्म तो मंगलवार को देखनी बाकी थी, जब शेयर बुरी तरह क्रैश हो गया और ये करीब 26% गिरकर 667 रुपये 15 पैसे के साथ नए 52 वीक के लो पर आ पहुंचा। मतलब 2 दिनों में 30% से ज्यादा की गिरावट। इसकी कई वजह रहीं। बैंक के इंटरनल डेरिवेटिव अकाउंट्स में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, जिससे टोटल एसेट्स में 2.35% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। बैंक की डिटेल्ड इंटरनल रिव्यू के बाद बैंक ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद इंडिपेंडेंट रिव्यू के लिए भी बाहरी एजेंसी को भी हायर किया गया है। दूसरा, इसके अलावा बैंक की सीईओ सुमंत कठपालिया को उम्मीद से कम यानी कि केवल 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। आमतौर पर 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, जिससे कि लोगों में लीडरशिप को लेकर एक शंका पैदा हो गई है। तीसरी खबर, इन्हीं खबरों के चलते ब्रोकरेज फर्म जेफरीज और सीएलएसए के बाद और फिर मॉर्गन स्टैनली ने चिंता जताते हुए टारगेट प्राइस को घटा दिया है। इसके अलावा डेरिवेटिव अकाउंटिंग में चूक का खुलासा होने के बाद अब आरबीआई ने कुछ निजी और सरकारी बैंकों के डेरिवेटिव एक्सपोजर की जांच करने का मन बनाया है। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने लेंडर से उनके फॉरेन बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स के साथ साथ उनके फॉरेन एक्सचेंज हेज की पोजीशंस की डिटेल्स मांगी हैं। आरबीआई इससे यह भी जानना चाहता है कि समस्या और बड़ी या और बैंक तो इसमें शामिल नहीं है। मजबूत जांच के दायरे में अब और बैंक आएंगे। इसके अलावा इंडसइंड के सीईओ पद के लिए एक्सटर्नल कैंडिडेट को लाने की भी मांग की गई है। हालांकि इस मामले पर प्रमोटर्स और सीईओ की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि बैंक इस समस्या से बाहर निकल जाएगा। बैंक पूरी तरह मजबूत है और अगर जरूरत पड़ी तो प्रमोटर नई पूंजी देने को भी तैयार हैं। इसके बाद शेयर में 12 मार्च को 5% तक की रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 13 मार्च को फिर से 0.25% की गिरावट देखी गई। मामले पर रेलिगेयर रिटेल रिसर्च रवि सिंह का कहना है कि बैंक गहरे संकट में आ सकती है। इसके चलते शेयर में अभी और गिरावट आएगी। ऐसे में उनकी तुरंत इससे एग्जिट करने की सलाह है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी का कहना है कि मामले में आरबीआई भी जांच करेगा, जिससे पता चले कि सिस्टम में ब्रीच है या मैनेजमेंट ने कुछ छिपाया है। शेयर में देखिए हल्की रिकवरी में वो कहते हैं कि आप लोग ना फंसें और इससे दूरी बनाकर चलें। इस हफ्ते बाजार की गिरावट में निफ्टी आईटी टॉप लूजर रहा और इन्फोसिस इस गिरावट में सबसे आगे रही है। 11 मार्च से शेयर में लगातार गिरावट जारी रही और 12 मार्च को शेयर 1563 रुपये 80 पैसे के भाव पर आ गया। विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और एलटीटीई जैसे आईटी शेयर्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। दरअसल ग्लोबल मार्केट में बड़ी बिकवाली के चलते यहाँ के आईटी स्टॉक्स में भी सेल ऑफ देखने को मिला है। वहीं ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में यूएस में मंदी की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया है। इसके अलावा यूएस में रिसेशन को लेकर बढ़ती चिंता के साथ साथ अनुमान लगाया जा रहा है कि टैरिफ वॉर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, जो यूएस की ग्रोथ को हिट कर सकता है। इसने निवेशकों का इक्विटी मार्केट में भरोसे को हिला दिया है, जिससे भारतीय आईटी कंपनीज इंपैक्ट हुई हैं, जो यूएस को अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति की वजह से भी भारतीय आईटी कंपनियों को और बड़ा झटका लग सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के चलते अमेरिका कंपनियां भारतीय आईटी कंपनियों की सेवाएं कम कर सकती हैं, जिससे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इस पर रेलिगेयर रिटेल रिसर्च रवि सिंह का कहना है कि आईटी शेयर से अभी दूरी बनाकर चलें। वहीं अरुण केजरीवाल का कहना है कि आईटी में खर्च या नए ग्रोथ में कटौती हो सकती है, लेकिन आईटी बंद नहीं हो सकता। ऐसे में आईटी सेक्टर में अलग अलग सेगमेंट में एक एक शेयर सही शेयर चुनकर उसमें निवेश कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और उसके बाद जियो ने 11 मार्च और 12 मार्च को जानकारी दी कि उसने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में लाने के लिए एलोन मस्क की स्पेसएक्स संग करार किया है। मतलब स्टारलिंक भारतीय ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एयरटेल और जियो के मार्केट नेटवर्क का भरपूर इस्तेमाल करेगी। वहीं एयरटेल जियो स्टारलिंक की मदद से अपने इंटरनेट सर्विस को और बेहतर करेंगे। हालांकि स्टारलिंक को अभी सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन पिछले साल तक दोनों ही कंपनियां स्टारलिंक के भारत में एंट्री से अनकंफर्टेबल थीं, खासतौर पर एयरटेल, जो इसका खासा विरोध कर रही थी, क्योंकि एयरटेल की यूरोप की
EU वन वेब में हिस्सेदारी भी है, जो स्टारलिंक की कॉम्पिटिटर है और उसी के जैसे ही इंटरनेट सर्विस वो विदेशों में देती है। लेकिन अब एयरटेल और जियो दोनों ने ही स्पेसएक्स के साथ करार किया है। शेयर की अगर बात करें तो 12 मार्च को एयरटेल का शेयर शुरुआती सेशन में करीब 3% तक चढ़कर 1716 रुपए पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद ये करीब 1% गिर गया था। आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को इसमें करीब 0.25% की गिरावट आई और 1632 रुपए पर इसकी समाप्ति हुई। सिंगापुर की सोवरेन इन्वेस्टमेंट फर्म टेमासेक ने हल्दीराम के स्नैक्स डिवीजन में 10% हिस्सेदारी खरीदी है। ये डील $1 बिलियन मतलब करीब 8,300 करोड़ रुपए में हुई है। खबरों की माने तो दोनों पार्टीज में कई महीनों से इस डील को लेकर बातचीत चल रही थी। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी ब्लैकस्टोन और अल्फा वेव ने भी हल्दीराम में हिस्सेदारी के लिए ऑफर दिया था, लेकिन वो ऑफर कम वैल्यूएशन पर था। इसलिए हल्दीराम ने ये डील टेमासेक के साथ फाइनल की है, जो भारत के FMCG सेक्टर में हाल के सबसे बड़े लेन देन में से एक भी है। बैंकर्स का यह भी कहना है कि हल्दीराम के प्रमोटर अगले साल तक IPO लाने के प्लान पर विचार कर रहे हैं। भारत में फूड स्नैक बाजार में हल्दीराम की 13% हिस्सेदारी है। टेलीकॉम सेक्टर की सरकारी कंपनी MTNL के शेयर में कई दिनों बाद बहार देखने को मिली है। 13 मार्च को इसमें करीब 19% की जबरदस्त बढ़त दिखी और स्टॉक ₹51.18 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। हालांकि इसकी वजह अजीब है, क्योंकि कंपनी के एसेट्स बिके हैं, जिससे उसे कमाई हुई है, ना कि कोई रेवेन्यू या कोई और ग्रोथ इसमें दिखी है। MTNL ने अपने एसेट्स को मोनेटाइज किया है, मतलब जमीन और बिल्डिंग बेचकर 2134 करोड़ रुपए और टावर और फाइबर को किराए पर देकर 258 करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही BSNL ने भी अपनी जमीन और बिल्डिंग बेची हैं और टावर फाइबर को किराए पर दिया है। MTNL और BSNL केवल उन्हीं लैंड और बिल्डिंग एसेट्स को मोनेटाइज कर रही हैं जिनकी आगे भविष्य में उनके अपने इस्तेमाल के लिए ज़रूरत नहीं है और जिनके ओनरशिप को ट्रांसफर करने का राइट उनके पास है। हाल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दोनों कंपनियों को 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने को हरी झंडी दी है, जिसके बाद ये एसेट्स बेचे गए हैं। इस पर BNK सिक्योरिटीज के रचित खंडेवाल का कहना है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का रेवेन्यू लगातार गिरता जा रहा है। MTNL की बात यहाँ पर हो रही है। अगर कोई शेयर में पैसा लगाना चाहता है तो यही सोचकर लगाए कि कंपनी के एसेट्स बिकेंगे और उसी से कमाई होगी। ऐसे में 44 रुपए के लेवल्स पर पोजीशन बनाई जा सकती है। इस बीच नवरत्न डिफेंस PSU BEL को ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी को भारतीय वायुसेना से 2,463 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अश्विनी रडार की सप्लाईज और सर्विसेज के लिए ये ऑर्डर मिला है। चालू वित्त वर्ष में कुल 17,030 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं। वहीं वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी का ऑर्डर टारगेट 25,000 करोड़ रुपए का है। खबर के चलते 13 मार्च को शेयर करीब 2.25% चढ़कर 285 रुपए तक पहुंच गया था। इस पर BNK सिक्योरिटीज के रचित खंडेवाल का कहना है कि BEL का डिविडेंड पेमेंट भी काफी अच्छा है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये एक रत्न की तरह है। जिनके पास पोजीशन है वो इसे बरकरार रखें। जो खरीदना चाहते हैं वो 264 रुपए के लेवल्स पर इसे खरीद सकते हैं। शेयर में अच्छा अपसाइड मिलेगा। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो स्विगी को टक्कर देने के लिए राइड सर्विस ऐप रैपिडो तैयार में जुट गई है। खबरों की माने तो रैपिडो कई रेस्टोरेंट से टाई अप के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स रेस्टोरेंट ओनर से मीटिंग कर रहे हैं और बिजनेस प्लान पर काम हो रहा है। अगर रैपिडो फूड डिलीवरी स्पेस में आती है तो जोमैटो और स्विगी की डुओपोली को एक बड़ा चैलेंज मिल सकता है। रैपिडो पहले ही इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स को डिलीवरी सर्विस ऑफर कर रही है। स्विगी के लिए भी फूड डिलीवरी सर्विस रैपिडो की ओर से दी जा रही है, क्योंकि स्विगी इस कंपनी में निवेशक भी है। लेकिन वो निवेश किसी एक्सक्लूसिव क्लॉज के साथ नहीं आया है जो रैपिडो को फूड डिलीवरी स्पेस में आने से रोक दे। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT हैदराबाद के साथ क्लीन कोल एनर्जी और नेट जीरो सेंटर की स्थापना के लिए MOU साइन किया है। कंपनी ने इसके लिए 98 करोड़ रुपए ग्रांट किए हैं। इस पर BNK सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल का कहना है कि मौसम अभी से गर्म होने लगा है। ऐसे में बिजली पावर इस साल बढ़ने वाली है और जिसकी वजह से कोयला कंजम्पशन भी बढ़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ पावर कोयले की जनरेट हो रहा है और ये कंपनी की रेवेन्यू बुक में दिखेगा ही। उनकी सलाह है कि 370 रुपए पर पोजीशन बनाई जा सकती है। मीडियम टर्म में 450 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी TPREL ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 7,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने को लेकर MOU साइन किया है। इसमें सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट शामिल हैं। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट 49,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। खबर के चलते शेयर 11 मार्च को 3% बढ़कर 361 रुपए 85 पैसे पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार समाप्ति की
बात करें तो 1.5% की इसमें गिरावट देखने को मिली और ये 350 रुपए पर बंद हुआ। इस पर रचित खंडेवाल का कहना है कि इसके शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मीडियम टर्म टारगेट हॉरिजॉन में ये 425 रुपए तक के भाव पर जा सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट अगले हफ्ते अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बना रही है। हालांकि एग्जैक्ट साइज सिर्फ डीआरएचपी में ही बताया जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही तक आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल जाएगी। इशू में लगभग 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 1500 करोड़ रुपए का ओएफएस शामिल हो सकता है। पिछले साल नवंबर में कंपनी ने आईपीओ के लिए आईसीआई सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स और नोमिरा समेत कई बैंकर्स को अपॉइंट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीब $2 बिलियन की वैल्यूएशन पर आईपीओ लाना चाहती है। हालांकि फाइनल आंकड़े अभी तय नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कोलकाता बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रीजैक लिमिटेड भी जल्द ही अपना आईपीओ लेकर आएगी। कंपनी के आईपीओ पेपर्स को सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। कंपनी ने पिछले साल नवंबर में सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किए थे। आईपीओ का इशू साइज 1000 करोड़ रुपए का होगा और ये पूरा ओफेस होगा। इशू की फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। कंपनी की अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ को रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यूके, कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश में हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। खबरों की माने तो इशू का 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होगा, वहीं 50% हिस्सा क्यूआईबी और बाकी 15% एनआरआई के लिए रिजर्व रखा गया है। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।